हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। दोस्तों, हम एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम एमटीएस नॉन टेक्निकल हवलदार की परीक्षाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम जिस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 को पहली शिफ्ट के अंदर हुआ था, वो पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों, जो पुर्तगालियों पर मराठाओं ने जो मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए जो नृत्य किया जाता है, उसे दोस्तों घोड़े मोदनी कहते हैं, यानी घोड़े मोदनी। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 की पहली शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था, उसका पहला क्वेश्चन था दोस्तों जीके जीएस पार्ट का, कि गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों, इस नृत्य का नाम है घोड़े मोदनी। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, कर्नाटक में बीदर किला, बीदर फोर्ट है, उस आकार में अनियमित रूप से क्या है दोस्तों? यह वो चतुर्भुज है, समांतर असम चतुर्भुज है, वर्गाकार है, वर्ताकार है या आयताकार है? दोस्तों, वो रोम्बोइड शेप के अंदर है, यानी असमांतर असम चतुर्भुज है। समांतर असम चतुर्भुजाकार रोम्बोइड बोलते हैं दोस्तों। इस शेप के अंदर बना हुआ है ये कर्नाटक का बीदर किला। ये आपको ध्यान रखना है। बीदर किला वर्गाकार नहीं है, बीदर किला वर्ताकार नहीं है, आयताकार भी नहीं है। ये दोस्तों समांतर असम चतुर्भुज, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जो समांतर हो लेकिन इनकी भुजाएं हैं वो अलग अलग हो, इस प्रकार से बना हुआ है दोस्तों ये जो बीदर का किला है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव है दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की जो सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनको जिंदा रखने के लिए हॉर्नबिल महोत्सव है, ये हर साल नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। बात करें अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? दोस्तों, जीत की खुशी में भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स का जो ऐतिहासिक मैदान है वहां पर सौरव गांगुली ने और अपनी जीत की खुशी में टी शर्ट उतार करके लहराई थी। दोस्तों, ये काफी वायरल हुई रील है, आजकल भी चलती रहती है ये। तो इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड के अंदर। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है? दोस्तों, यहाँ पर संगीत की जोड़ियां दी गई है, इनमें आपको बताना है कि बनारस घराने की ख्याल गायकी वाली कौन सी जोड़ी है दोस्तों? इनमें से दोस्तों राजन मिश्रा और साजन मिश्रा है, ये दोनों है दोस्तों। ये संगीत जोड़ी है, ये बनारस घराने की ख्याल गायकी से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, मुगल बादशाह बाबर सूफी सिलसिले का अनुयायी थे, यानी यहाँ 4 सूफी सिलसिले दिए हैं, इनमें से मुगल बादशाह कौन से सूफी सिलसिले से जुड़े हुए थे, ये आपको बताना है दोस्तों। जो मुगल बादशाह है ये बाबर ये नक्शबंदी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। जो सूफी सिलसिला है नक्शबंदी, वहां से जुड़े हुए थे। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिग द्वारा लिखा हुआ नहीं है? दोस्तों, इनमें से 3 जो उपन्यास हैं वो अरविंद अडिग द्वारा लिखे गए हैं, जो कि चौथा उपन्यास है वो अरविंद अडिग जी द्वारा लिखा हुआ नहीं है। वो बताना है आपको कौन सा लिखा हुआ है। दोस्तों, द व्हाइट टाइगर ये अरविंद जी के द्वारा लिखा हुआ है, द व्हाइट टाइगर यानी सफेद टाइगर। सिलेक्शन डे ये भी दोस्तों अरविंद अडिग द्वारा लिखा हुआ है। लास्ट मैन इन टावर ये भी अरविंद अडिग जी द्वारा लिखा हुआ है। द इंग्लिश टीचर ये दोस्तों ये अरविंद अडिग जी द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये आर के नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। आर के नारायण, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आर के नारायण के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, नोवेल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सामान्यतः घाटे यानी डिफिसिट होता है, डिफिसिट घाटा उनको एक संकल्पना मानी जाती है। किसकी संकल्पना मानी जाती है? मार्जिन, फ्लो, स्टॉक या सरप्लस? दोस्तों, इसे फ्लो की संरचना मानी जाती है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवाह की जो दोस्तों संकल्पना या कंसेप्ट माना जाता है घाटे को, डिफिसिट को क्या माना जाता है? फ्लो की संकल्पना माना जाता है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, संसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ? दोस्तों, टीके रंगराजन जी है, इन्हें संसद रत्न पुरस्कार 2023 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। टीके रंगराजन जी, इन्हें ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अभी इनको ध्यान रखने का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि दोस्तों 2026 के अंदर जो परीक्षा हो रही है, अभी होगी मान लो, इसके अंदर आपसे लगभग 2 साल का करंट अफेयर आपको थोड़ा सा तैयार करके जाना है। ये जो 2024 के अंदर हुई थी, उसमें संसद रत्न पुरस्कार 2023 के बारे में पूछा था आपको। 2026 में तो आपको 2025 वाला तैयार करना है।
क्योंकि 2026 के अंदर तो अभी संसद रत्न पुरस्कार जो वितरित नहीं किए गए, तो 2024 वाला आपको, सॉरी 25 वाला आपको याद करना है। तो ये पुरस्कार तो आपको पैटर्न समझाने के लिए बताया गया है, 20 प्रकार के सवाल भी बनते हैं। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक जो न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है, राज्यसभा में कब पेश किया गया था? दोस्तों ये विधेयक दिसंबर 2022 के अंदर पेश किया गया था। फिलहाल इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये भी एक करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो करंट अफेयर दोस्तों वो आपको पिछले 2 साल का यानी 2024 और 2025 का करंट अफेयर आप देख करके, पढ़ करके, अच्छे तरीके से पढ़कर जाना। बात करते हैं 11वें सवाल के बारे में। 11वां सवाल है दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना के अंदर क्या होता है, जो वेंडर होते हैं ना, वेंडर जो इसके शहरों के अंदर जो रोड साइड पर जो वेंडर होते हैं, जो घूम फिर कर अपना सामान बेचते हैं, उन वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना है, ये चालू की गई थी और ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित होती है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है, इसके द्वारा ये पीएम स्वनिधि योजना है, ये संचालित की जाती है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे? तो 2021 का जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, इसमें भारत के मैच रेफरी थे वो थे जवागल श्रीनाथ। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, यानी वयस्क मताधिकार की आयु पूछ रखी है। आप सबको पता है दोस्तों, वोट डालने की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या माना जाता है? दोस्तों भारत में 15 वर्ष से लेकर के और 59 वर्ष तक के जो लोग हैं उनको हम कार्यशील जनसंख्या मानते हैं। 60 ईयर वाले को हम वयस्क मानते हैं और इन्हें हम कार्यशील जनसंख्या के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो 15 से 59 यानी 15 से 59, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी तब कहा जाता है जब वह 4 लोकसभा सीटों के अलावा कम से कम कितने प्रतिशत वोट हासिल करती है? दोस्तों कोई पार्टी है उसे राष्ट्रीय पार्टी तब कहा जाएगा जैसे जब वह या तो 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ कम से कम 6% वोट प्राप्त करती हो। तो ऑप्शन अपना हो जाएगा इसमें से ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम से कम 6% वोट है वो हासिल करती हो। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, बावड़ियां का प्रयोग पारंपरिक रूप से किसके लिए किया जाता है? दोस्तों बावड़ियां क्यों बनाई जाती है? बावड़ियां दोस्तों, बावड़ी होती क्या है देखो, वैसे आप जुड़े हुए आपको पता ही है बावड़ियां किस प्रकार से होती है। इस प्रकार एक बड़ा एक कुंड टाइप में होता है जिसके अंदर सीढ़ियां भी लगी होती है इस प्रकार से, और राजस्थान में बहुत सारी बावड़ियां देखने को मिलती है। चूंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो मुझे रानी जी की बावड़ी है, दौसा में अबानेरी बावड़ी, बहुत सारी बावड़ियां हैं दोस्तों। और ये इनका कार्य, ये क्यों बनाई जाती है दोस्तों? ये जल के भंडारण के लिए बनाई जाती है, यानी इनमें हम पानी को स्टोर रख सकते हैं। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल भंडारण और पुनर्भरण के लिए ये बावड़ियां बनाई जाती है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया? कूटवाचन करने का मतलब दोस्तों उसे पढ़ने की कोशिश की, ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों वो थे जेम्स प्रिंसेप, यानी ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि है उसका कूटवाचन करने का कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सेलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच अंतर का एक आधार निम्नलिखित में से कौन सा? यानी इन सेलामेंडर और घरेलू छिपकली होती है दोस्तों, इनके बीच हम अंतर किस आधार पे कर सकते हैं? दोस्तों घरेलू छिपकली और सेलामेंडर जो होती है उनके मध्य दोस्तों हम उसकी त्वचा जो होती है ना, उसकी चमड़ी होती है, ऊपरी त्वचा की जो फलक होती है या सॉरी सल्क होती है, उस स्किन को देख करके, उस सलक को देख करके हम और उनके बीच अंतर कर सकते हैं। यानी त्वचा स्केल्स ऑन द स्किन, यानी त्वचा पर सलक को देख करके हम उनके बीच विभेद कर सकते हैं, उनके बीच डिफरेंस कर सकते हैं। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फरवरी 1947 में लॉर्ड बेवेल के स्थान पर भारत का वाइसरॉय किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों भारत का वाइसरॉय 1947 में लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को जो दोस्तों नियुक्त किया गया था। आपको पता होगा आजादी के समय भारत का जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, और ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान दो बने थे, आपको पता ही होगा। एक तरफ पाकिस्तान और भारत को बांट दिया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी वो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में नहीं आती है? इनमें से ये 4 सीजन दिए गए हैं, ऋतु दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऋतु है दोस्तों भारत में नहीं आती है? भूमध्य रेखीय ऋतु, ये इक्वेटोरियल सीजन है, ये भारत के अंदर नहीं आता है दोस्तों। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दक्षिण पश्चिमी मानसून होते हैं भारत के अंदर आती है,
गर्मी भी आती है और सर्दी भी आती है, यानी सब आती है, लेकिन इक्वेटोरियल सीजन या भूमध्य रेखीय ऋतु है ये भारत के अंदर नहीं आती है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, पौधों के मुरझाने का सबसे संभावित कारण क्या है जब तटीय क्षेत्रों में नमक जमा हो जाता है? दोस्तों जब तटीय क्षेत्रों में और नमक, यहाँ पर देखिए जैसे समुद्र है और ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर जब नमक जमा हो जाता है तो कोशिकाओं का जो लाइजोमिसिस होती है दोस्तों, इसके कारण क्या होता है, कोशिकाओं के जीवद्रव्य में संकुचन हो जाता है और इसके कारण पौधे मुरझा जाते हैं। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? आपको पता ही होगा दोस्तों, ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है वो 1.6 मीटर होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन इसमें से ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा था? दोस्तों आपको पता है 1857 की क्रांति, जब अंग्रेजों के द्वारा इस क्रांति का दमन कर दिया जाता है तो अगले ही साल 1858 के अंदर इलाहाबाद के अंदर एक दोस्तों एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया जाता है और इस 1858 के अंदर जी सम्मेलन के अंदर दोस्तों घोषणा की जाती है कि आज के बाद से जो कंपनी होती है जो कंपनी होती है उससे शासन छीन लिया जाता है और सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाता है। ये भारत सरकार अधिनियम 1858 कहलाता है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस लॉर्ड कैनिंग है वो पहले भारत के वायसरॉय बनते हैं। इससे पहले जो होता था दोस्तों उसे गवर्नर जनरल बोला जाता था और उसके बाद जो भारत के अंदर जो सबसे उच्च अधिकारी होता था उसे हमें वायसरॉय कहने लगे। और वायसरॉय के बाद है दोस्तों और एक भारत का एक प्रतिनिधि जिसे हम भारत सचिव कहते हैं वो लंदन के अंदर बैठने लगा। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक या नर्तकी को 2022 का पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं बनता है। हालांकि इसका आंसर कमलिनी और नलिनी अस्थाना ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ इसलिए नहीं बनता है दोस्तों क्योंकि ये करंट का प्रश्न है। और मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, करंट आपको 2025 की पढ़नी है अच्छे तरीके से। हालांकि मोटा मोटा 2026 के प्रमुख पुरस्कार वगैरह है वो भी आपको सॉरी 2024 के जो प्रमुख पुरस्कार वगैरह है वो भी आपको देख करके जाने। तो इस प्रकार से आज के इस सेशन में, आज के हमारे पहले शिफ्ट के पेपर में आपके कितने सवाल सही बनते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को लाइक करना है दोस्तों। थैंक यू।